stack and subroutine, and this is your lecture 12, and this is the chapter 12, this is the lecture 12, and this is lecture 12, this is stack and subroutines. And basically the stack is basically to store the data, it is a temporary storing the data. और स्टैक जो होता है वो बेसिकली आपका जो फॉलो करता है लिफो रूल, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में इंटर करेगा डेट विल बी कम्स फर्स्ट, ठीक है। और लिए और जो आपका स्टैक में है, स्टैक में बेसिकली आपका पुश और पॉप ऑपरेशन होता है। पुश ऑपरेशन जो होता है इट इज यूज्ड फॉर insert the data in the memory, pop operation to retrieve the data from the memory. So this is the push and pop operations are happened in your stack pointer, ठीक है। and basically your stack is a 16-bit register. तो if you say that the word is push, अगर हम कहते हैं push B, it means that the B and C pair registers are present. It means that B and C registers are present. अगर हम पॉप बी का मतलब ये हुआ, इसका मतलब बी और सी रजिस्टर को हम पॉप कर रहे हैं। तो इट इज बिकॉज द योर स्टैक इज ए 16-बिट रजिस्टर, सो इट इज ए बी सी पेयर रजिस्टर होगा। अगर हम कहते हैं पुश डी, इसका मतलब डी एंड ई रजिस्टर कॉम्बिनेशंस आर हैपेंड। दिस पॉइंट वी अंडरस्टैंड नाउ। और एक पॉइंट हम लोग और अभी स्टैक स्टार्ट करने से पहले, और सारा चीज़ आपके स्टेटमेंट में लिखा होगा बट हम ओवरव्यू दे रहे हैं कि स्टैक जो होता है वो स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट मेमोरी लोकेशन। लास्ट मेमोरी बॉटम से स्टार्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहते हैं आपका माइक्रो प्रोसेसर है, इट इज़ योर माइक्रो प्रोसेसर इज 8085 माइक्रो प्रोसेसर, इट 16 बिट, आपका 808 माइक्रो प्रोसेसर आपका 16 बिट है। तो इसका लास्ट मेमोरी लोकेशन क्या होता है, एफ 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 एफ, दिस इज द लास्ट मेमोरी लोकेशन। तो इट मीन्स दैट द स्टैक विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम योर लास्ट मेमोरी लोकेशन। हम लोग लास्ट मेमोरी लोकेशन से प्रोवाइड करते हैं कि लास्ट मेमोरी लोकेशन से वी विल गो टू द 3000 या 5000 अकॉर्डिंग टू द यूजर्स इंटरफेस, हम लोग उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं। बट हम लोग जो है ये मेमोरी लोकेशन जो एफ 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 एच है, दिस इज़ द वेरी हायर मेमोरी, इतना डिज़ाइन करना पॉसिबल नहीं होता। तो जो भी हम लोग मेमोरी डिज़ाइन करते हैं, जो भी हम लोग अपने सिस्टम में मेमोरी इनबिल्ड करते हैं, उसका मोस्टली जो लास्ट मेमोरी लोकेशन होता है उस मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट करते हैं एंड इट विल बी गोज टू सम मेमोरी लोकेशन। तो सम मेमोरी लोकेशन तक विल बी द स्टैक विल बी डिफाइंड है। ओके, तो हम लोग यहाँ से डिस्कस स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टैक एंड क्या होता है स्टैक। नाउ the statement of the stack is an area of memory identified by the programmer for temporary storage of information. तो stack क्या होता है, वो temporary storage of information हमारा करता है, ठीक है। the stack is your LIFO structure, that is in last in first out structures and the last in first out. The stack is normally grow into the memory, the stack normally grows backward into the memory. this देख रहे हैं यहाँ, this is your memory और बॉटम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज द बॉटम ऑफ द स्टैक एंड द मेमोरी एंड द स्टैक ग्रोज बैकवर्ड, मतलब वो नीचे से ऊपर की ओर मूव करता है स्टैक आपका, ठीक है। इन द अदर वर्ड्स द प्रोग्रामर डिफाइंस द बॉटम ऑफ द स्टैक एंड द स्टैक गोज अप इनटू द रिड्यूसिंग एड्रेस रेंज। मतलब अगर आपका मान लीजिए कि ये दिस इज योर मेमोरी, सपोज दिस इज, मान लीजिए दिस इज योर मेमोरी and suppose this is your memory and the memory will be starting from 3000. Okay, this is the last, sorry it's my mistake, this is the last memory location is 3000, starting from 000 and 3000 at the end of your memory address. So this memory is your suppose stack memory, it will be goes up, the next memory location is 2999 and the next is 2889 28, ठीक है, सॉरी 2998 2997, तो इट विल बी गोज अप इन दिस मेमोरी। तो स्टैक के केस में क्या होता है कि स्टैक जो विल बी इंक्रीजेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन,
वो अपवर्ड डायरेक्शन में स्टैक इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट sorry, now the next, the stack, given that the stack grows backwards into the memory and it is customary to place the bottom of the stack at the end of the memory to keep it so far away from the user programmable as possible। तो क्योंकि लास्ट मेमोरी लोकेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि यूजर लास्ट मेमोरी लोकेशन से तो काफ़ी, क्योंकि यूजर क्या होता है वो इट विल बी प्रोग्रामिंग द स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन से प्रोग्रामिंग करता है, एंड ऑफ द मेमोरीज पर द यूजर्स नेवर गोस, बहुत रेयर चांस है। In the 8085 the stack is defined the setting of the stack pointer register, और हम लोग 8085 में जो हमारा लास्ट मेमोरी लोकेशन है तो हम लोग लास्ट मेमोरी लोकेशन है दिस इज LXIF stack FFFF, तो ये हमारा स्टैक पॉइंटर हमें पता है 16 बिट का है, इट विल कंटेन द एड्रेस एंड दिस इज योर FFFH। तो दिस सेट्स ऑफ द स्टैक पॉइंटर एट द लोकेशन ऑफ FFF इन द मेमोरी ऑफ 8085। तो हमें पता है कि स्टैक पॉइंटर जो हम 8085 का 16 बिट एड्रेस है टू टू द पावर ऑफ 16, दिस इज द मैक्सिमम एड्रेस ऑफ द मेमोरी, और इस एड्रेस पर हम लोग स्टैक पॉइंटर को सेट कर दिए। ओके, नो सेविंग द इंफॉर्मेशंस ऑन द स्टैक, इंफॉर्मेशंस इज सेव्ड ऑन द स्टैक बाय पुशिंग इट इन। और हम इसका ये देखिए प्रोसेस क्या है कि अगर हम इंफॉर्मेशन को सेव करना चाहते हैं, मतलब हम इंफॉर्मेशन को स्टैक में स्टोर करना चाहते हैं, तो उस ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं पुश ऑपरेशन। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एज योर पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन का मतलब है टू स्टोर द डेटा, डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं इन द स्टैक बाय यूजिंग द पुश ऑपरेशन। इट रिट्रीव फ्रॉम द स्टैक इज पॉपिंग द ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन का मतलब यह है कि हम अगर उस स्टैक से जो डेटा स्टोर किए हैं उस डेटा को अगर हम बाहर की ओर निकालना चाहते हैं आउटसाइड फ्रॉम द स्टैक, इट द ऑपरेशन इज योर पॉप ऑपरेशन। In 8085 two instruction push and pops for storing information on the stack and retrieve it back। पुश का मतलब है टू स्टोर द डेटा, पॉप का मतलब है टू रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब ये इट विल फ्रॉम द मेमोरी से आउटसाइड, रिट्राइव करना आउटवर्ड। फिर से बोथ पुश एंड पॉप वर्क विथ ए रजिस्टर पेयर ओनली, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रजिस्टर पेयर होता है। मतलब क्योंकि आपको पता है कि स्टैक आपका 16 बिट है, तो जो भी स्टैक में ऑपरेशन होगा वो कितने बिट का होगा, 16 बिट का ही होगा। तो पुश ऑपरेशन और जो पॉप ऑपरेशन है वो रजिस्टर पेयर ओनली। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं पुश इंस्ट्रक्शन कैसे वर्क करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पुश इंस्ट्रक्शन, सपोज अगर हम लिखते हैं इंस्ट्रक्शन, आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, लिखते हैं पुश बी। पुश बी का मतलब क्या है कि द डिक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर, डिक्रीमेंट ऑफ द स्टैक पॉइंटर, आपका स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा। मतलब ये हुआ, सपोज मान लीजिए कि दिस इज योर स्टैक 8085 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इस 8085 में ये आपका मेमोरी एड्रेस है। अभी आपका स्टैक पॉइंटर कहाँ पे डिफाइंड होगा, आपका स्टैक पॉइंटर स्टार्टिंग हो रहा है FFF, देखिए दिस विल, यहाँ पर चलते हैं। देखिए आपका जो स्टैक पॉइंटर है इट विल बी पॉइंटेड एट दिस पॉइंट, इनिशियली आपका पॉइंटेड होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप पुश बी कीजिएगा, जैसे आप पुश बी इंस्ट्रक्शन देंगे, डिक्रीमेंट द स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा। एंड द डिक्रीमेंट होने का मतलब ये है कि अब आपका स्टैक पॉइंटर मूव करेगा अपवर्ड। आपको पता है कि स्टैक पॉइंटर किधर मूव करता है, अपवर्ड में। तो FFF का नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या होगा, FFFE। देन योर स्टैक पॉइंटर विल बी इंडिकेटेड एट दैट पॉइंट, क्योंकि जैसे आप पुश बी करेंगे स्टैक पॉइंटर आपका डिक्रीमेंट हो जाएगा वन टाइम्स, वन टाइम डिक्रीमेंट होने के बाद वो अपवर्ड में मूव हो जाएगा, पुश बी सपोज, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये है, पुश बी का मतलब ये है
Copy the content of register B to the memory location of pointed by the stack pointer. After your decrement of the stack pointer, जैसे आपने push B दिया, जिस stack pointer जिस memory location में होगा वहां से वो एक बार decrement होगा और वो next memory लोग, तो starting आपको 8085 में आपको पता है कि आपका starting point कहाँ पर FFF, जैसे आपने पुश बी किया वो नेक्स्ट मेमोरी को क्या इंडिकेट करे, डिक्रीमेंट FFFE। अब मान लीजिए कि सपोज बी आपने इनिशियली मान लिया, सपोज एक प्रोग्रामिंग इस तरह से देखिए, अगर आप इस तरह से लिखते हैं सपोज इस तरह से एम भी आई 1 पॉइंट एम भी आई बी कॉमा 12H, ओके, एंड देन एम भी आई सी कॉमा F3H, ठीक है, F3H, एंड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप लिखते हैं पुश B, ओके। तो आपने B में क्या स्टोर किया 12, C में क्या स्टोर किया F3, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपने लिख दिया पुश B। पुश B आपने जैसे लिखा, इंस्ट्रक्शन डिक्रीमेंट किया स्टैक पॉइंटर और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पहुंच गया आपका यहां पर। अब पुश B का मतलब ये है इट इज द पेयर ऑफ रजिस्टर B एंड C, ठीक है। तो यहां पर देखिए B आपका क्या कंटेंट कर रहा है 12H और MVI C कॉमा क्या F3H, तो देखिए B आपका ये कंटेंट कर रहा है और C दिस वन, ओके। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहले B का डेटा स्टोर होगा या पहले C का, ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा पहले आपका हायर एड्रेस रजिस्टर स्टोर होगा। तो जो आपका इंस्ट्रक्शन होगा पुश B आपने लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि BC पेयर रजिस्टर का डेटा आपका स्टोर होगा। तो BC पेयर रजिस्टर का डेटा जो स्टोर होगा इसका मतलब क्या होगा, आपका पहले स्टोर होगा आपका B, देखिए यहाँ पर पहले FFFE में स्टोर हो रहा है आपका B का डेटा, देख रहे हैं B का डेटा आपका स्टोर हो रहा है FFFE में, ठीक है। दिस FFFE स्टोर द B डेटा एंड नेक्स्ट इज द डिक्रीमेंट, अगेन अब आपका क्या स्टोर होगा C का डेटा, अगेन क्या होगा डिक्रीमेंट ऑफ द स्टैक पॉइंटर एंड द कॉपी ऑफ द रजिस्टर इज लोकेटेड इन द पॉइंटर। अब देखिए नेक्स्ट स्टैक पॉइंटर आपका इंडिकेट क्या करेगा, मेमोरी FFFFD, स्टार्टिंग FF में था, एक बार डिक्रीमेंट हुआ तो कहाँ पहुंचे FFFE में, और फिर से एक बार डिक्रीमेंट होगा तो आप पहुंचेंगे FFFD। अब यहाँ पर आपका स्टोर क्या हो रहा है C का डेटा, देख रहे हैं C का डेटा आपका यहाँ पर स्टोर हो गया। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ पुश इंस्ट्रक्शन, ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ योर पुश B, ओके। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखिए पॉप इंस्ट्रक्शन। पॉप इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, पॉप का मतलब आपको पता है रिट्राइव ऑफ द सिग्नल, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपका सिग्नल ऑलरेडी स्टोर्ड है F3 एंड 12, ठीक है। आप F3 और F12 जो आप लिख रहे हैं पॉप डी का मतलब ये है कि इट विल बी पॉप डी, मतलब DE रजिस्टर पेयर में स्टोर करना है, ओके। तो जैसे आपने कहा पॉप डी, तो द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय द स्टैक पॉइंटर, तो आपका स्टैक पॉइंटर इससे पहले कहाँ इंडिकेट कर रहा था FFFD में, तो वो जो FFFD है उस FFD में क्या होगा, जो भी डेटा स्टोर है F3 दैट विल बी गोज टू द रजिस्टर E में उसको पहले पॉप होगा। देखिए अगर आप पुश ऑपरेशन को देखेंगे, सबसे पहले आपने मेमोरी में क्या स्टोर किया था 12, लास्ट में आपने क्या स्टोर किया था F3, जब आप पॉप करने लगे तो सबसे पहले आपका क्या रिमूव हो रहा है F3, फिर क्या आप आउटसाइड रिट्राइव कर रहे हैं 12, इसका मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में F3 था बट पॉप के टाइम में सबसे पहले F3 बाहर आया। फिर क्या होगा इंक्रीमेंट ऑफ द स्टैक पॉइंटर,
जब आप पहला ई को रजिस्टर ई में इसको ट्रांसफर कर दिए, उसके बाद आप इंक्रीमेंट कीजिएगा, एफ 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 डी से इंक्रीमेंट कीजिएगा तो एफ एफ ई पर पहुंचिएगा। एफ एफ ई में जो डेटा है वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, डी में। तो दिस इज एंड अगेन इंक्रीमेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर विल रीचेस टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज द वे ऑफ द पॉप। तो आप यहां पर देख रहे हैं जब पॉप डी कर रहे थे तो सबसे पहले क्या था, डी रजिस्टर पेयर में जो डेटा फर्स्ट जो डेटा आएगा वो ई रजिस्टर में जा रहा है, और जो लास्ट डेटा आ रहा है वो डी रजिस्टर में हमारा ट्रांसफर हो। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ योर पॉप रजिस्टर। पॉप मीन्स रिट्राइव फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से रिट्राइव करेंगे। नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑफ द स्टैक ड्यूरिंग द, अब देख रहे हैं ड्यूरिंग पुशिंग द स्टैक ऑपरेट्स इन डिक्रीमेंट द स्टोर स्टाइल। अब जब हम पुश ऑपरेशन कर रहे थे तो स्टैक पॉइंटर हमारा डिक्रीमेंट हो रहा था। द स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंट फर्स्ट, देन द इंफॉर्मेशन इज प्लेस्ड ऑन द स्टैक। आप देख रहे थे कि सबसे पहले हम डिक्रीमेंट किए एंड देन स्टैक पॉइंटर, देन इंफॉर्मेशन इज प्लेस्ड ऑन द स्टैक। ड्यूरिंग द पॉपिंग द स्टैक ऑपरेट्स यूज द इंक्रीमेंट स्टाइल, और इंक्रीमेंट स्टाइल हो रहा था। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, द इंफॉर्मेशन इज रिट्राइव्ड फ्रॉम द पॉप ऑफ द स्टैक एंड देन पॉइंटर इज इंक्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप पुश ऑपरेशन कर रहे थे तो फर्स्ट आप डिक्रीमेंट किए, डिक्रीमेंट करने पर क्या हुआ कि स्टैक पॉइंटर इंडिकेट किया कि कहां पर आपको करना है। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, डेटा को इंटर कर रहे हैं। जब आप पॉप ऑपरेशन कर रहे थे तो पहले आप रिट्रीव किए, उसके बाद इंक्रीमेंट कर रहे थे। क्योंकि जैसे मान लीजिए क्या है कि ऑलरेडी मान लीजिए कि अगर आप फर्स्ट केस में, पुश के केस में अगर आप डिक्रीमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो आपका स्टैक पॉइंटर है वो जो बिफोर अगर मान लीजिए पॉप हुआ हो या पुश ऑपरेशन हुआ हो, उस पॉइंट को वो स्टैक पॉइंटर इंडिकेट करता रहेगा। अगर आप डायरेक्ट पुश ऑपरेशन कर देंगे तो क्या होगा कि वह मेमोरी लोकेशन जो ऑलरेडी पहले से फिल्ड है, देखिए लाइक दिस, अगर आप ये समझिए बात को, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पर पुश किया, ठीक है, इस केस में देखते हैं, ठीक है। यहां के बाद अगर आपने इन दिस केस थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं तो आपको समझ, ओके यहां देखिए, आपने यहां इस केस में जब पुश ऑपरेशन की बात कर रहे थे, सपोज अभी आपका स्टैक पॉइंटर इंडिकेट कर रहा है एफ 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 डी पर, ओके। हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं पुश डी ऑपरेशन, और पुश डी के बाद अगर हम डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन डिक्रीमेंट नहीं करते हैं, डिक्रीमेंट नहीं होगा तो क्या होगा कि स्टैक पॉइंटर कहां पर इंडिकेट कर रहा है आपका एफ एफ डी पर, और जो डेटा आपका रजिस्टर जो डेटा आपका मान लीजिए सपोज आप इसके बाद पुश डी करते हैं, ठीक है, और डी और ई का सपोज मान लीजिए कुछ डेटा है, डी का मान लीजिए 00 डेटा है सपोज, यहां पर आप सपोज पुश डी किया और डी का मान लीजिए डेटा, डी और ई रजिस्टर पेयर, डी का मान लीजिए 20 है और ई का मान लीजिए 00 है। तो अगर आप डिक्रीमेंट नहीं करेंगे तो स्टैक पॉइंटर कहां पे इंडिकेट करेगा, एफ एफ डी पर। अब आप क्या कीजिएगा कि जब पुश डी कीजिएगा तो ये 20 क्या होगा कि यहां पर ओवरलैप कर जाएगा, F3 के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएगा, तो F3 आपका डिस्कार्ड कर जाएगा और 20 स्टोर कर जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रीवियस स्टैक पॉइंटर क्या करता है कि जो लास्ट पुश ऑपरेशन हुआ है उसको वो इंडिकेट करता रहता है, ठीक है। इसलिए हम लोग डिक्रीमेंट कर देते हैं और हम लोग उसको नेक्स्ट स्टैक पॉइंटर को इंडिकेट कर देते हैं। तो दिस इज द वे, क्यों हम लोग डिक्रीमेंट फर्स्ट करते हैं, देन पुश करते हैं, देन डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। The stack pointer always points to the top of the stack. The stack pointer always points to the top of the stack. स्टैक पॉइंटर जो है आपका, आप देख ही रहे थे कि जो टॉप ऑफ द स्टैक है एफ 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 डी, उसको वो पॉइंट आउट कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, LIFO, that is the word is LIFO, last in first out. In order to push or pop must be opposite to each other of to retrieve the information back into the original location. ये कह रहा है कि सबसे पहले अगर आप इंस्ट्रक्शन देते हैं पुश बी,
देखिए इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, समझिए बात को, कि सपोज अगर आप इंस्ट्रक्शन देते हैं पुश बी और पुश डी, ठीक है, पुश बी और पुश डी का मतलब ये है कि सपोज पहले आपका इंस्ट्रक्शन क्या है, पुश बी, तो इसका मतलब बी और सी पहले स्टोर होगा। सपोज मान लीजिए पहले यहाँ पर बी स्टोर होगा, फिर सी स्टोर होगा, फिर डी स्टोर होगा और फिर ई स्टोर होगा अकॉर्डिंग टू द, क्योंकि आपने सबसे पहले पुश बी किया तो बी स्टोर हुआ, फिर सी स्टोर होगा, फिर क्या है पुश डी, फिर डी स्टोर हुआ, फिर ई स्टोर हुआ। और जब आप पॉप करना स्टार्ट कीजिएगा तो ये कह रहा है कि जस्ट अपोजिट, पॉप में हम क्या कर रहे हैं, पहले डी को पॉप कर रहे हैं, फिर पॉप बी कर रहे हैं, क्योंकि पहले आपका ई स्टोर होगा, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो पहले ई आउट होगा, आउट रिट्राइव होगा, फिर डी रिट्राइव होगा, फिर आपका सी रिट्राइव होगा और फिर बी रिट्राइव होगा। तो नेक्स्ट जब आप पुश जिसको पहले कर रहे हैं उसको पॉप अप लास्ट में कर रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ LIFO। PSW इज द प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर। प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर क्या होता है, ये 16 बिट का आपका 16 बिट का रजिस्टर है, और यह 16 बिट का रजिस्टर जो है दिस कंटेन 8 बिट 16 बिट डेटा, और ये 16 बिट डेटा जो है आपका इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटर एज वेल एज फ्लैग रजिस्टर। तो क्योंकि आपका एक्यूमुलेटर क्या होता है 8 बिट होता है, और फ्लैग रजिस्टर भी आपका क्या 8 बिट, और एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर के कॉम्बिनेशन को कहते हैं PSW, इट इज ए प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर। ठीक है, it is possible to push the program status onto the stack, do whatever the operations needed, what whatever the operations are needed, then pop it off the stack. The result is that the content of the accumulator and the status of the flag are returned to what were the before the operations were executed। ठीक है, ये कह रहा है कि the result is that the content of the accumulator and the status of the flags are returned to what they were before the operations were executed। तो ये प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर क्या है, बेसिकली इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ योर accumulators and flag registers। नेक्स्ट है आपका सब रूटीन। सब रूटीन्स क्या होता है, सब रूटीन इज ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट विल बी यूज्ड रिपीटली इन डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द प्रोग्राम rather than they repeat instructions several times then 1 minute। Okay, sorry, rather than repeat the same instruction in several times and then can be grouped into the subroutine that is called in different location। देखिए सबरूटीन का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई मेन प्रोग्राम है, ठीक है, वह मेन प्रोग्राम में सपोज देयर इज एन मेनी टाइम वी यूज द स्क्वायर रूट टर्म्स। आप एक प्रोग्राम लिखे, उस प्रोग्राम में स्क्वायर रूट का काफ़ी यूज़ हो रहा है, ठीक है, मैनी टाइम्स उस प्रोग्राम में स्क्वायर रूट का आप यूज़ कर रहे हैं। तो क्या करेंगे कि आप एक सब रूटीन बनाएंगे, मतलब एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें स्क्वायर रूट का पूरा प्रोग्रामिंग लिखेंगे, एंड देन वी कॉल ऑलवेज दिस प्रोग्राम। आप क्या करेंगे, उस प्रोग्राम को ऑलवेज कॉल करेंगे, ठीक है। क्यों, उससे क्या होगा, इस सब रूटीन का यूज करके क्या होता है कि हम अपना स्पेस एरिया को रिड्यूस करते हैं और पावर डिसिपेशंस को रिड्यूस करते हैं, साथ साथ हम लोग अपने प्रोग्रामिंग स्पीड को इंक्रीज कर लेते हैं यूज दिस सब रूटीन। और इस सब रूटीन का यूज करके हम लोग ये बेनिफिट है, ठीक है, क्योंकि अगर आप बार बार मान लीजिए स्क्वायर रूट आपका यूज हो रहा है, बार बार आप प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो नंबर ऑफ लाइंस प्रोग्राम इंक्रीज होगा, तो पावर स्पीड विल बी डिक्रीजेज इन ओवरऑल, सिस्टम का स्पीड आपका डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सब रूटीन। Assembly language subroutine can exist anywhere in the code. However, it is customary to place the subroutine separately from the main program। और main program से हम लोग
सेपरेटली इसको लिखते हैं, ठीक है। इन सब रूटीन्स देखिए, द 8085 टू इंस्ट्रक्शंस फॉर डीलिंग विद सब रूटीन्स। द कॉल इंस्ट्रक्शंस इज यूज्ड टू रीडायरेक्ट प्रोग्राम द एग्जीक्यूशंस ऑफ सब रूटीन्स, ठीक है। कॉल इंस्ट्रक्शंस हम लोग यूज करते हैं रिडायरेक्ट द प्रोग्राम ऑफ द एग्जीक्यूशंस ऑफ सब रूटीन्स, एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शंस कैन बी रिटर्न द एग्जीक्यूशंस ऑफ कॉलिंग रूटीन। विल डिस्कस वन। अब मैं डिस्कस करता हूँ कैसे होता है। देखिए, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। वी डिस्कस इन दिस एग्जाम्पल। Now in this case, suppose we see in this case maximum of B and C register, maximum of B and C register put the values in A, ठीक है। देखिए क्या इसमें क्या कह रहा है कि आपको B और C रजिस्टर में जो भी मैक्सिमम वैल्यू जिसमें होगा, सपोज मान लीजिए कि आप B में कुछ डेटा है और C में कोई डेटा है, ठीक है। और इस दोनों डेटा में जो डेटा की वैल्यू हायर होगी, सपोज ये हम कर रहे हैं कि बी और सी में एक डेटा है, उस डेटा में जो भी डेटा आपका हायर होगा, जो भी डेटा बी और सी में हायर, उसको हम लोग एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर कर देंगे, और ये हमारे पूरे प्रोग्रामिंग में सिस्टम में, ठीक है। समझ गए बात को? ये आपका एक प्रोग्रामिंग जिसका आपको एक सब रूटीन बना, एक आप कंपैरिजन सब रूटीन बनाए। ये जो आपका है ये सब रूटीन का है। आपने एक सब रूटीन बनाया, उस सब रूटीन में क्या है कि एक कंपैरिजन सब रूटीन बनाया कि दो डेटा है बी और सी में, एक डेटा स्टोर है, उस दो डेटा को हम कंपेयर करेंगे, और जो भी डेटा हायर होगा वो डेटा को हम लोग एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज योर सब रूटीन, क्योंकि आप एक मेन प्रोग्राम लिखे हैं, उस प्रोग्राम में क्या करना है कि आपको डेटा कंपैरिजन चार्ट बनाना है, ठीक है। बार बार आपको डेटा पुट करते जाना है, उस डेटा का एक कंपैरिजन चार्ट आपको यूज करना है। तो आपने क्या किया, कंपैरिजन दो डेटा का, दो इनपुट का डेटा का आपको कंपैरिजन चार्ट करना है, बार बार आप प्रोग्रामिंग में लिखना है। तो आपने क्या किया कि एक सब रूटीन करके, आपने क्या किया, एक सब रूटीन का यूज करके ये बना लिया, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर क्या है कि 2000 और 2001 में आपका डेटा स्टोर है, टू डेटास, ठीक है, डेट इज बी और सी, और जो भी लार्जर वैल्यूज आएंगे वो 2002 में आपने स्टोर कर दिया, ठीक है। जो भी आपके लार्जर वैल्यूज आएंगे वो आपने कहाँ स्टोर कर दिया, 2002 में। सबसे पहला अगर आप मेन प्रोग्राम की ओर देखें, दिस इज योर मेन प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपका मेन प्रोग्राम में क्या है, LXI H 2000, आपने सबसे पहले HL पेयर मेमोरी लोकेशन 2000 किया, ठीक है। एंड मूव B, M, जो भी 2000 में डेटा है दैट डेटा विल ट्रांसफर टू द B, ठीक है। आपका जो भी डेटा है 2000 और 2001 में डेटा आपका स्टोर है, दो डेटा है, एक 2000 में स्टोर है, एक 2001 में। जो आपका इस दोनों डेटा को कंपेयर करके जो हायर डेटा होगा वो स्टोर होगा 2002 में, ठीक है। आपने एक सब रूटीन बना लिया है, वह सब रूटीन क्या है आपका, एक कंपैरिजन का है, दो डेटा को कंपेयर करने का आपने एक सब रूटीन प्रोग्राम बना लिया। तो क्या किया इसने, मूव ट्रांसफर कर दिया बी में, बी में मतलब 2000 में जो डेटा है वो आपका बी में ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट आपने लिखा INXH, मतलब अब आपका मेमोरी एड्रेस इंक्रीमेंट होके हो गया 2001। अब जो डेटा आपका 2001 में है वो ट्रांसफर हो गया सी में, ठीक है। अब आपने क्या, कॉल मैक्स, मैक्स क्या है आपका, दिस इज योर सब रूटीन। आप यहाँ पर देखिए सब रूटीन आपका मैक्स से इंडिकेट किया है। कॉल आपका क्या है, इंस्ट्रक्शन जो 16 बिट उसका एड्रेस है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी एड्रेस इंडिकेट कर सकते हैं, कॉल 4000H, तो वो 4000 एड्रेस पर चला जाएगा, 4000 से आपने मेमोरी लोकेशन स्टार्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, अब यहाँ पर आया कॉल मैक्स, ठीक है। जैसे आप कॉल मैक्स पर आए, यहाँ पर आए, ये चला गया कहाँ पर आपका, मेन प्रोग्राम में। मेन प्रोग्राम में मैक्स सब रूटीन में है, सब रूटीन में पहला इंस्ट्रक्शन है मूव A, B, जो भी B में डेटा होगा वो आपका एक्यूमुलेटर A में आ गया, ठीक है। आपने यहाँ से 2000 में जो डेटा था B में आया। अब आप कंपेयर C से कंपेयर कर रहे हैं, आप कंपेयर कीजिएगा,
तो कंपेयर का मतलब क्या होता है, ए माइनस सी होगा, ए क्योंकि आप बी से ए में डाल दिए, ए माइनस सी होगा, और ए माइनस सी में अगर मान लीजिए ए की वैल्यू ग्रेटर होगी देन सी से, जंप नॉन कैरी, जंप नॉन कैरी, इसका मतलब ये है कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन सी होगा तो कैरी जनरेट नहीं होगा, अगर ए की वैल्यू लेस देन सी होगा, क्योंकि ए माइनस सी कर रहे हैं, अगर सी की वैल्यू ग्रेटर देन ए होगा, ऑलवेज कैरी जनरेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक कंपैरिजन चार्ट में आपको थोड़ा सा एक बताना चाहता हूँ, देख लीजिए। आई विल डिस्कस वन पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन। मैंने आपको एक कंपैरिजन चार्ट में साइन और जीरो फ्लैग के बारे में बताया था, बट एक पॉइंट मिस हो गया था, वो आप देख लें। अगर आप कंपेयर करते हैं CMP, कंपेयर विथ रजिस्टर R, इसका मतलब क्या है, इट विल कंटेन A माइनस ऑफ R, ठीक है, A माइनस ऑफ R। अगर आप ये करते हैं, कंपेयर करते हैं A माइनस ऑफ R के केस में, ठीक है, सॉरी इट्स नॉट गो टू दे, इट्स माय मिस्टेक, A माइनस ऑफ R होता है। और इसका आपने एक चार्ट बनाया था, अगर आपको याद हो तो हमने एक चार्ट बनाया था, साइन फ्लैग और जीरो फ्लैग और कंडीशन लिखा था, ए ग्रेटर देन एंड बिग रिजल्ट्स लिखा था। ये याद रखिएगा कि अगर ए ग्रेटर देन आर या ए ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगा, योर कैरी फ्लैग इज ऑलवेज 0, ठीक है। इफ ए की वैल्यू लेस देन आर होगा, योर कैरी फ्लैग इज ऑलवेज सेट। ये मैंने उस दिन मिस हो गया था, विल रिमेंबर। इफ ए वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो आपका साइन फ्लैग 0 होगा और कैरी फ्लैग भी 0 होगा, देयर इज नो कैरी जनरेटेड। इफ ए इज लेस देन आर, देन सी इज इक्वल टू 1, दिस इज योर कैरी, ऑलवेज 1 होगा, ठीक है। नाउ वी गो टू दिस पॉइंट। अब इस केस में आते हैं कि अगर हम कंपेयर करते हैं सी से, मतलब ए माइनस सी, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू सी होगा तो जंप नो कैरी, कोई कैरी जनरेट नहीं होगा, तो ये डायरेक्ट रिटर्न पर आएगा, और डायरेक्ट ये रिटर्न पर आएगा, दिस रिटर्न विल गो टू द इंस्ट्रक्शन INXH, वो INX पे आएगा, INX इंक्रीमेंट होगा, और वहां पर इंक्रीमेंट होगा आपका मेमोरी 2002, एंड दैट विल बी गो टू द A, डेटा विल गो टू द M, जो A जो डेटा कंटेन कर रहा है वो अब कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, M में, ओके। अदरवाइज अगर मान लीजिए ये इंस्ट्रक्शन नहीं होता, जंप नॉट कैरी, मतलब ये कंडीशन कब फुलफिल्ड नहीं होगा, जंप नॉट कैरी, इफ ए वैल्यू इज लेस देन सी, अगर ए का वैल्यू लेस देन सी होगा, ए की वैल्यू लेस देन सी होगा, तब क्या होगा, एक कैरी जनरेट होगा, तो ये कंडीशन आपका वायलेटेड हो जाएगा, तो जो सी का डेटा है वो आपका एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि सी इज ग्रेटर देन ए, तो सी का डेटा आपका एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर हो जाए, दिस रिटर्न इंस्ट्रक्शन विल गो टू द आई ऑफ NX, एंड जो H इंक्रीमेंट होगा, अब आपका H इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा 2002, और 2002 में आपका जो हायर डेटा है, अब आपका हायर डेटा क्या है, सी का जो वैल्यू डेटा है वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा 2002 में स्टोर हो जाएगा। तो इस पूरे इंस्ट्रक्शन में आपने क्या देखा कि दो आपका, पहले आपने दो डेटा को कहाँ स्टोर किया, 2000 और 2001 में, ठीक है। 2000 और 2001 में मान लीजिए इस तरह से, आपको मैं एक बार प्रोग्रामिंग भी समझा देता हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा है। सपोज मान लीजिए आप, ये प्रोग्रामिंग ये कह रहा है कि दिस इज द वे कि 2000 में आपका स्टोर है मान लीजिए बी का डेटा, और 2001 में स्टोर है सी का डेटा, ठीक है। और आपको जो इस दोनों में से जो डेटा आएगा, दोनों में से जो बड़ा डेटा होगा बी या सी में, उसको स्टोर करना है आपको कहाँ, 2002 में, ठीक है। आपने पहला इंस्ट्रक्शन लिखा LXIH 2000, ठीक है, इसका मतलब आप 2000H मेमोरी लोकेशन दिखा रहे हैं। अब नेक्स्ट आप लिखते हैं मूव B, M, तो इससे मान लीजिए कि यहाँ पर स्टोर है मान लीजिए 70H, एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, और यहाँ पर स्टोर है 40H, ठीक है।
आपने एक इंस्ट्रक्शन लिखा, नेक्स्ट आप क्या किए INXH, इसका मतलब आप HL पेयर को एक बार इंक्रीमेंट करेंगे। अब HL पेयर कहाँ पहुंच जाएगा 2001 में। अब 2001 में जो डेटा है उसको आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया C में, तो B आपका कंटेन कर रहा है, सॉरी यहाँ पे इरेज कर दीजिए, B मत लिखिए अब, सॉरी, B आपका क्या कंटेंट कर रहा है 70H, C क्या कंटेंट कर रहा है 40H, इट विल ट्रांसफर। ओके, अब आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या लिख दे रहे हैं, कॉल ऑफ मैक्स। कॉल ऑफ मैक्स का मतलब ये कि जहां पर आप सब रूटीन बनाए उस सब रूटीन में जाकर कंपेयर करेगा। आपने सब रूटीन क्या बनाया, एक कंपैरिजन चार्ट, ठीक है। अब उस कंपैरिजन चार्ट से क्या होगा, दिस इज योर कंपैरिजन चार्ट ऑफ योर सब रूटीन। अब यह सब रूटीन आपका यहाँ पर सेंड कर देगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ योर सब रूटीन। ये आपके सब रूटीन का जो इम्पोर्टेंस है कि जो प्रोग्राम यहाँ पर क्या है कि आपके पूरे प्रोग्रामिंग में सब कंपेयरिंग बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने एक सब रूटीन में एक प्रोग्राम डिजाइन कर लिया। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉल इंस्ट्रक्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉल इंस्ट्रक्शन में जैसे आपने लिखा था वहां पर कॉल मैक्स, वी अंडरस्टैंड, आपने क्या लिखा था कॉल मैक्स, यहां पर हम क्या लिख रहे हैं कॉल 4000H। आप देख रहे हैं यहां पर हम लिख रहे हैं कॉल 4000H, ठीक है। यह बताइए इसका कितने स्टेट लगेंगे, डेट इज 3T स्टेट, ठीक है, क्योंकि टोटल कितने स्टेट लगेंगे, 3T स्टेट लगेंगे। सॉरी 3 no, it's a 4 plus 3 plus 3, sorry 10T state, 10T states लगेंगे। okay, yes, you understand, that is a 10T states will be taken. Call is 4T state and 3T states are taken. अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब आप कॉल इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो आपका जो स्टैक इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। अब यहाँ पर आपका स्टैक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करता है। वो क्या करता है वो हम समझते हैं, ठीक है। देखिए सपोज आप एक प्रोग्रामिंग लिखना स्टार्ट किए, ठीक है, प्रोग्रामिंग आपने लिखना स्टार्ट किया। जब आप प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो आपको पता है कि कैसे हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए MVI, is it written here, MVI, ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन में बता MVIB, 80H। इसको आप मेमोरी में कैसे लिखते हैं, आपने प्रोग्रामिंग लिखा तो मेमोरी में स्टोर कैसे होगा। मेमोरी में आपका सबसे पहले स्टोर क्या होता है, ऑपकोड। मान लीजिए इसका ऑपकोड क्या है XX, ठीक है। उसके बाद क्या स्टोर होता है 80, और आप मान लीजिए सपोज योर मेमोरी इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 और नेक्स्ट मेमोरी स्टार्ट क्या होगा 1001, ठीक है। ओके, इस तरह से हम प्रोग्रामिंग को लिखते हैं, आपको बताया गया प्रोग्रामिंग में। अब मान लीजिए हमें क्या लिखना है, कॉल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या लिखना है, कॉल। आप लिख रहे हैं कॉल 40, सो कैसे मेमोरी स्टोर करेगा। सपोज योर मेमोरी इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1000, मान लीजिए 1000 पर आपका कॉल इंस्ट्रक्शन आया, ठीक है। तो सबसे पहले कॉल ऑपकोड लिखेगा, उसका ऑपकोड हम मान लेते हैं मेनोमिक्स XX, ओके। उसके बाद क्या स्टोर करता है वो, लोअर एड्रेस। तो 1001 will store lower address is 00, 1002 is store 40, ठीक है। सॉरी 1000 आई अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पर मैं समझा 1000 आई रेस्ट, it's written as 2000, we understand about this question, 2000, 2001 and 2002, ठीक है।
अब मान लीजिए कि कॉल इंस्ट्रक्शन का आपने कंप्लीट कर दिया, आपने लिखा कॉल 40, तो देयर इज इन 3 मेमोरी एड्रेस आपको डिफाइंड हुआ। आपको कितने मेमोरी एड्रेस लगे? 3। उसके बाद आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ओके, नाउ वी सी इन दिस क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सी इन दिस क्वेश्चन देखिए, आप यहां पर क्या यूज कर रहे हैं? कॉल मैक्स। आप यहां पर कॉल मैक्स के जगह पर लिख दीजिए कॉल 4000H। ओके, और यहां पर भी मैक्स के जगह पे 4000H लिख दीजिए इन दिस केस। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पर आप क्या यूज कर रहे हैं? यहां पर आप कर दीजिए 4000H, ठीक है, और यहां पर भी आप क्या कर दीजिए, यहां पर आप 4000। मैं उसको समझा रहा हूं, ठीक है। और यहां पर आप जो मेमोरी लोकेशन स्टार्ट किए थे 2000, 2001 में आपका 00 स्टोर होगा, 2002 में आपका क्या स्टोर होगा? 40। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है आपका? INXH। इसके लिए कितना लगता है? 60 स्टेट। तो ये जो 60 स्टेट है 2003 में आपका ये इंफॉर्मेशन स्टोर होगा। देखिए 2003 में आपका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है INXH वो स्टोर होगा, उसका ऑपकोड स्टोर होगा। अगर आप यहां पर समझ गए तो दैट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब आप इस प्रोग्रामिंग में आइए, देन वी अंडरस्टैंड वेरी इजली। देखिए अब आपने क्या किया, यहां पर 4000H स्टोर कर दिया, ठीक है। कॉल 4000H आपका चला गया कहां पर? कॉल सब रूटीन में 4000H। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आपका INX था उसका मान लीजिए ऑपकोड होगा that address 2003 is the next instruction is executed after completing the subroutine। सब रूटीन का वर्क कंप्लीट होने के बाद जब वो कंपेयर कर लेगा तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका क्या एग्जीक्यूट करेगा? 2003 मेमोरी एड्रेस। दैट मेमोरी एड्रेस इज स्टोर्ड इन द स्टैक। आपका 2003 यही स्टैक स्टोर करेगा। जैसे आप कॉल इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, कॉल इंस्ट्रक्शन का जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेट एग्जीक्यूट होना है दैट एड्रेस विल बी स्टोर्ड इन योर स्टैक मेमोरी। इट्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ योर स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर का ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पुश द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन इमीडिएटली फॉलोइंग onto the stack and load the program counter the address supplied by the call। तो क्या होता है कि जो नेक्स्ट जैसे ही कॉल इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, रिटर्न होता है, द स्टैक पॉइंटर्स लोड द प्रोग्राम काउंटर, और प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? इंडिकेट द नेक्स्ट एड्रेस। और आपके प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है? एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। और तुरंत जैसे वो रिटर्न इंस्ट्रक्शन होगा प्रोग्राम काउंटर में, इमीडिएटली दिस एड्रेस विल बी लोडेड हो जाएगा और देन इट विल बी वर्कआउट। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ योर स्टैक पॉइंटर। नाउ रिटर्न इंस्ट्रक्शन देखिए क्या रिटर्न इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? जैसे मैंने जस्ट वही कहा कि आफ्टर द रिटर्न इंस्ट्रक्शन द लोड प्रोग्राम द काउंटर विद द रिटर्न एड्रेस। जैसे वो होगा द रिटर्न क्या करेगा? जैसे वो रिटर्न इंस्ट्रक्शन हम सब रूटीन में होगा, प्रोग्राम काउंटर में 2003 विल बी स्टोर। कॉल दिए, वो स्टैक में चला गया। जैसे आप कॉल इंस्ट्रक्शन किए तो जो नेक्स्ट आपका एड्रेस में जो इंस्ट्रक्शन है 2003 वो आपके स्टैक पॉइंटर में स्टोर हो गया। आफ्टर द सब रूटीन का वर्क होने के बाद जैसे वो रिटर्न होगा प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो 2003 विल बी रिट्राइव। तो वहां पर आपका पॉप इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। नाउ नेक्स्ट cautions। We say the caution the call instructions are places the return address as the two memory locations immediately and where the stack pointers just the stack pointer before using the call, set the stack pointer correctly before using the call instruction,
and return the instruction takes the content of the two memory location or the top of the stacks and uses this return address. यहाँ पर सेम वर्ड वो कह रहा है कि जब हम कॉल इंस्ट्रक्शंस करते हैं तो द स्टैक पॉइंटर्स करेक्टली बिफोर यूजिंग द कॉल इंस्ट्रक्शन, तो जो आपका स्टैक पॉइंटर है वो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको वो एग्जीक्यूट कर लेता है और उसको वो स्टोर कर लेता है, और जब रिटर्न इंस्ट्रक्शन करते हैं तो प्रोग्राम काउंटर्स में वो एग्जीक्यूट कर लेता है। तो ये बहुत कॉशंस है, बहुत प्रिकॉशनली करना पड़ता है ये। पासिंग द डेटा, द डेटा इज पासिंग बाय कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वी डिस्कस हेयर, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू। देखिए कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू का मतलब ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब हम कॉल बाय रेफरेंस इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि अगर जैसे अभी जस्ट केस हम बता रहे हैं कि उसमें डेटा चेंज हो जाता है, मतलब इफ द सब रूटीन परफॉर्म ऑपरेशंस कंटेंट द रजिस्टर्स देन दिस मॉडिफिकेशंस ऑफ द ट्रांसफर्ड बैक द कॉलिंग प्रोग्राम अपॉन द रिटर्निंग ऑफ द सब रूटीन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे आफ्टर द जैसे मान लीजिए सपोज बी और सी का कुछ डेटा था, अभी आपने देखा 70 और 40, और 70 और 40 डेटा को क्या किए, अगर हम कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ करते हैं तो 70 और 40 डेटा क्या होता है उसका वो जब यूज़ होने के बाद अगर मान लीजिए 70 और 40 डेटा का कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है, ऐसा होता है कि 70 डेटा आपने बी में स्टोर किया और सी में, और जब हम सब रूटीन में अप्लाई किए कुछ अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन होने के बाद बी और सी के डेटा में चेंज आ जाता है एंड डेट डेटा विल बी कॉपी टू द बी एंड सी रजिस्टर। बी और सी रजिस्टर में जो मॉडिफाइड डेटा है आफ्टर मॉडिफिकेशन वो स्टोर हो जाता है, तो वो होता है कॉल बाय रेफरेंस में। बट कॉल बाय वैल्यूज में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग जो भी डेटा को सब रूटीन में भेजते हैं कॉल बाय वैल्यू में, कॉल बाय वैल्यू, तो उस डेटा को पहले हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे होता क्या है, अगर हम कॉल बाय वैल्यू की बात करेंगे, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि सबसे पहले वो पुश ऑपरेशन करता है। सबसे पहले क्या करेगा, वो बी और सी सपोज मान लीजिए डेटा को हम सब रूटीन में भेज रहे हैं, तो बी और सी डेटा को वो क्या करेगा अपने स्टैक में स्टोर कर लेगा, मतलब स्टैक मेमोरी में स्टोर कर लेगा फॉर द टेम्पोररी पर्पज। आफ्टर द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन या जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हैं उस ऑपरेशन के बाद वो बी और सी की वैल्यू मॉडिफाइड भी हो जाएगी, अगेन दिस बी और सी की जो ओरिजिनल डेटा है उसको वो ट्रांसफर कर देगा बी और सी में। ठीक है, इस केस में हम लोग पुश ऑपरेशन नहीं करते हैं कॉल बाय रेफरेंस में। आफ्टर द मॉडिफिकेशन बाय द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन के बाद जो भी डेटा मॉडिफाइड होता है वो स्टोर हो जाता है, बट इसमें क्या होता है कि हम स्टैक में स्टोर कर लेते हैं पुश ऑपरेशन से। आफ्टर द your subroutine after the arithmetical and logical operations is happened, then pop the original value and it will be retrieve it, और original value हम लोग retrieve कर लेते हैं। तो this is the difference by the call by reference and the call by value. Cautions with the push and pop operation, and push and pop operation should be used in opposite orders, we will discuss। हमने देखा था कि जिसमें पुश पहले कर रहे हैं तो पॉप बाद में करते हैं, this is then very important point। These have the pops and there is the many pops and they have to be many pops as there are push, if not the return statement is pick the wrong information। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मान लीजिए कि आप चार पुश किए, चार डेटा का पुश किए, तो पॉप आप चार ही कर सकते हैं। अगर आप पॉप तीन कर रहे हैं या पॉप आप मान लीजिए पुश आपने चार किया, पॉप आपने पाँच कर दिया, तो आपको रिटर्न इंस्ट्रक्शन में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आने लगेगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब वो बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पुश चार किए पॉप पाँच कर लिए, पुश चार किए पॉप तीन कर लिए, तो ये एक चीज़ थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसको आप बैलेंस वे में रखेंगे। इट नॉट बी एडवाइजेबल द प्लेस पुप और पॉप इनसाइड द लूप। ठीक है, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू पुश और पॉप इनसाइड या इनसाइड ए लूप। इनसाइड द लूप हम पुश और पॉप को एडवाइजेबल नहीं रहता है कि पुश और पॉप ऑपरेशन हम इनसाइड द लूप करें। ठीक है, नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शंस। आपने कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन देखा था, अब कंडीशनल आप कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन भी देखेंगे। सेम है,
अगर CC का मतलब है कॉल सब रूटीन इफ कैरी फ्लैग इज सेट, CNC if call subroutine if carry flag is not set, RC if return from subroutine the carry flag is set, RNC if the carry flag is not set. This is the called as your conditional call and return instructions, जो हमने jump instruction में देखा था, jump with zero, jump with non-zero instructions. Same way here the call instructions are used and return instructions are used for the conditions. Now in this lectures we understand about the stack, push and pop operations, subroutines में हमने ये देखा कि अगर किसी प्रोग्राम में बार बार कोई प्रोग्राम रिपीट हो रहा है, जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि हमारे प्रोग्राम में कंपेयर इंस्ट्रक्शंस बार बार यूज हो रहा था, टू डेटा का कंपेयर, तो हमने क्या किया, एक कंपेयर प्रोग्राम को अलग से बना लिया जिसको हमने कॉल करना स्टार्ट किया. दिस इज द कॉल्ड एज कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यूज. कॉल बाय रेफरेंस में हमने देखा कि जो डेटा अगर मान लीजिए बी और सी का डेटा है, आफ्टर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन के बाद सपोज बी और सी डेटा मॉडिफाइड हो जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि सपोज डेटा बी 70 है और डेटा सी जो है वो आपका 40 है, और आप एक इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं सब रूटीन, कहीं पर भी यूज करते हैं सब रूटीन प्रोग्राम यूज करते हैं, और उसमें आप मान लीजिए कि फर्स्ट आप इंक्रीमेंट ऑफ बी कर लेते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप इंक्रीमेंट ऑफ सी, एंड देन वी कंपेयर द यूज. अगर आप उसके बाद कंपेयर करते हैं तो बी और सी में क्या हो रहा है कि वो एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि द डेटा विल बी चेंज्ड. तो आफ्टर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस योर डेटा विल बी मॉडिफाइड एंड दैट मॉडिफाइड डेटा विल बी कंटेंट इन द रजिस्टर, सो इट इज कॉल्ड एज कॉल बाय रेफरेंस. बट कॉल बाय वैल्यूज में क्या होता है कि सबसे पहले उस डेटा को हम लोग स्टैक में स्टोर कर लेते हैं बाय यूजिंग द पुश ऑपरेशन, और उसके बाद हम लोग अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं. उसके बाद आफ्टर द चेंजेस ऑफ द डेटा, बट ओरिजिनली वी सेंड द बाय यूजिंग द पॉप इंस्ट्रक्शन, अगेन वी सेंड द ओरिजिनल डेटा. जो ओरिजिनल डेटा बी और सी का था उस ओरिजिनल डेटा को हम लोग रिट्रीव कर देते हैं. ठीक है, और उसके बाद हम लोग ने कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शंस और कंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन देखा, तो वो ऑलरेडी डिस्कस इन द जंप इंस्ट्रक्शंस